वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। तरफ अवनी ने बड़े ही आराम से काजू को अपनी कार में बैठाया और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ खुद ड्राइव करते हुए घर से सीधे होटल रामबाग पैलेस के लिए निकल गए। आयशा अभी अवनी के पीछे पीछे ही होटल के लिए निकल चुकी थी। दूसरी तरफ रामबाग पैलेस में पहले ही सभी लोगों को उनके रूम प्रोवाइड कर दिए गए थे। होटल के अंदर सिर्फ उन लोगों के ही रूम के थे जिनमें बजाज फैमिली, बंसल फैमिली और कुछ क्लोज रिलेटिव थे। बाकी सभी के लिए दूसरे होटल बुक किए गए थे। आज शादी का पहला फंक्शन गणेश पूजा यानी कि लगन होने वाला था। सभी गेस्ट को गार्डन एरिया तक ही आने की परमिशन थी। बाकी कुछ लोगों को ही अंदर जाने की परमिशन थी जहां पर गणेश पूजा होने वाली थी। जो लोग गार्डन में मौजूद थे वह भी कोई आम लोग नहीं थे बल्कि दुनिया की जाने माने लोगों में से एक थे। पर वह बंसल फैमिली के इतने क्लोज भी नहीं थे कि वह गणेश पूजा में शामिल हो सके। यह शादी साल की सबसे बड़ी शादी होने वाली थी। वहीं जय के रूम में व्योम, युवान, राहुल और मानिक मौजूद थे। जय जो गणेश पूजा के लिए तैयार हो रहा था वह उन चारों को ऐसे घूर रहा था जैसे वह उसके दुश्मन है। चारों ही वहां पर शेरवानी पहने कोई सोफे पर तो कोई बेड पर आराम से बैठे अपना अपना फोन चला रहे थे। किसी का ध्यान जय के ऊपर बिल्कुल भी नहीं था। अभी के अभी तुमसे बाहर निकलो, जय ने सबसे सब गुस्से में कहा। जय की बात सुनकर युवान जो अपने फोन में गेम खेल रहा था उसने बिना जय की तरफ देखे ही कहा, जिसे भी जय भैया बाहर जाने के लिए कह रहे हैं वह सभी बाहर निकल जाओ। युवान की बात सुनकर व्योम जो आयशा से चैटिंग पर कर रहा था उसने युवान की तरफ देख हंसते हुए कहा, ये हमें ही बाहर जाने के लिए कह रहा है। मैं बाहर नहीं जाने वाला, आप सब जाए बाहर। कोई ना कोई मुझे पकड़ कर अजीबो गरीब काम करवा लेता है, युवान ने कहा और फिर सोफे पर खुद को एडजस्ट करते हुए पूरे फॉक्स के साथ गेम खेलने लगा। वहीं मानिक बेड पर बैठा लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। उसे वहां किसी से भी मतलब नहीं था। और राहिल बालकनी के पास खड़ा अपने असिस्टेंट से फोन पर बात कर रहा था। नीति जयपुर में कहां रहती है ये पता करने की कोशिश कर रहा था। वो चारों वहां पर जैसे मिलने के लिए नहीं बल्कि बाहर अपने परिवार से बचने के लिए बैठे थे। उनकी फैमिली उन्हें वहां चैन से जीने नहीं दे रही थी। मानिक भी अपनी दादी और दादाजी से इस मामले में बहस नहीं कर सकता था, इसीलिए वह सबसे छिपते हुए जय के रूम में ऐसे बैठे थे जैसे वह उनका ही रूम है। जय उन चारों से बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था। जय ने इस बार गुस्से में और थोड़ी तेज आवाज में कहा, कम से कम मेरी शादी में तो लोग मुझ पर फोकस कर लो। फॉक्स शिवांगी को तुम पर करना चाहिए, हमें तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। व्योम ने मुस्कुराते हुए जय की तरफ देखकर कहा। व्योम की चिढ़ाने से जय और भी ज्यादा चिढ़ गया। मानिक ने लैपटॉप में टाइप करते हुए कहा, 10 मिनट है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मानिक की बात सुनकर जय ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ ऑर्डर देना आता है, हेल्प करना तो तुमने सीखा ही नहीं। जय की बात सुनकर मानिक ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा, हेल्प करने के पैसे नहीं मिलते। मानिक की बात सुनकर जय का मुंह बन गया। वही राहिल ने अपना कॉल कट किया और फिर जय के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? शांति मिल सकती है, जय ने फ्रस्ट्रेशन में राहिल से कहा। जय की बात सुनकर राहिल ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, मेरी बहन से शादी हो रही है तो शांति भूल ही जाओ। हाँ एक काम करो, तुम शिवांगी को यहाँ भेज दो और चारों के चारों यहाँ से निकल जाओ, जय ने कहा। जय की बात सुनकर युवान जो गेम हार चुका था उसने कहा, शिवांगी से आप नहीं मिल सकते जब तक आपकी शादी ना हो जाए। युवान की बात सुनकर जय हैरान रह गया। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए युवान को घूर कर कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? मेरी नहीं पर दादी की बात तो मानोगे, युवान ने हंसते हुए कहा। युवान की बात सुनकर व्योम ने जय से कहा, दादी का ऑर्डर है तुम्हें और शिवांगी को शादी तक मिलने ना दिया जाए। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे अकेले में नहीं मिल सकते जब तक उनकी शादी ना हो जाए। ये कैसा ऑर्डर है? जय ने हैरानी से कहा। जय की बात सुनकर मानिक ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, तुम्हें ही इंडियन वेडिंग करनी थी ना। जय को पछतावा हो रहा था, उसे इस रस्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था। युवान, व्योम और मानिक अपनी जगह से खड़े हो गए। मानिक ने अपनी गोल्डन कलर के कुर्ते को सही करते हुए जय से कहा, दादी आने वाली है 2 मिनट में। मानिक की बात सुनकर जय की आंखें बाहर आने को तैयार थी क्योंकि वह अभी तक तैयार नहीं हुआ था। राहिल ने तुरंत वहां मौजूद 2 इंडियन वेयर को देखा जो जय के लिए मंगवाई गई थी। राहुल ने उनमें से एक पसंद किया और उसे जय की तरफ फेंकते हुए कहा, जल्दी पहन।
जय तुरंत बाथरूम में गया, क्योंकि वह उनके सामने चेंज नहीं करना चाहता था। 1 मिनट में ही जय अपने कपड़े पहनकर बाहर आ गया। जय के बाहर आते ही युवान जल्दी जल्दी जय के बाल बनाने लगा। वही व्योम दरवाजे के पास खड़ा सभी को ये बता रहा था, दादी कितनी देर में आने वाली है। राहिल और युवान ने सिर्फ 1 मिनट में ही जय को पूरी तरह से तैयार कर दिया था। तभी व्योम भागते हुए उनके पास आकर खड़ा हो गया, क्योंकि बाहर अपर्णा जी के साथ मिसेज बंसल खड़ी थी। जैसे ही रूम का दरवाजा खुला, सभी दरवाजे की तरफ देखने लगे। सॉरी गाइस, इन 2 दिनों के लिए आज का चैप्टर 242 साजिश। वही व्योम दरवाजे के पास खड़ा सभी को ये बता रहा था, दादी कितनी देर में आने वाली है। राहिल और युवान ने सिर्फ 1 मिनट में ही जय को पूरी तरह से तैयार कर दिया था। तभी व्योम भागते हुए उनके पास आकर खड़ा हो गया, क्योंकि बाहर अपर्णा जी के साथ मिसेज बंसल खड़ी थी। जैसे ही रूम का दरवाजा खुला, सभी दरवाजे की तरफ देखने लगे। दरवाजा खुला, सामने मिसेज बंसल अपर्णा जी खड़ी थी। उन दोनों को देखते ही लग रहा था जैसे उन्हें उन 5 पर शक हो गया हो। आप सब एक साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपर्णा जी ने सभी को बोलते हुए कहा। उनकी बात सुनकर उसे भी एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। युवान ने आगे जाकर बहाना बनाते हुए कहा, वह दादी, हम सब लोग तो सिर्फ जय भैया का हौसला बढ़ाने आए थे, उसे हमारी मदद की जरूरत थी, वो घबरा गए थे। क्या सच में? अपर्णा जी ने शक भरक आवाज में कहा। उनके आवाज सुनकर युवान कुछ कहता उससे पहले ही व्योम ने कहा, दादी वैसे आप यहाँ कैसे? अभी तो पूजा का टाइम होने वाला है ना। हाँ, हम इसीलिए ही जय को लेने के लिए आई है, अपर्णा जी ने कहा और जय की तरफ देखा जो वही चुपचाप खड़ा है। जय अपर्णा जी पास आ गया। अपर्णा जी ने फिर रूम में मौजूद तुम सभी को घूरते हुए कहा, अगर हमारे पीछे पीछे आप लोग नीचे नहीं आए तो शादी से किसी फंक्शन में आप नहीं होंगे, और यह जो भी लोग ऑफिस की कार कर रहे हैं वह वापस चले जाए, शादी फिर कभी होती रहेगी। ये कहते हुए अपर्णा जी गुस्से में वहां से चली गई। उनका इशारा राहिल और मानिक की तरफ था। लगता है दादी कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई, राहुल ने कहा। राहुल की बात सुनकर मानिक ने अपनी सर पर हाथ फेरा, फिर बाकी सब के साथ अपर्णा जी के पीछे पीछे उसे रूम से बाहर की तरफ निकल गया। उनमें से किसी की भी अपर्णा जी की बात डालने की हिम्मत नहीं थी। दूसरी तरफ एक कमरे में राहिल की हुआ दीपा को खुद समझ रही थी। मैं तुम्हारी बहुत मदद करती है दीपा, आप सब कुछ तुम्हें खुद करना होगा, तुम्हें शादी में कैसे भी करके राहुल को अपने पास अपने करीब लेकर आया होगा, उसके बाद तुम्हारी शादी करवाने की जिम्मेदारी मेरी, राहिल की बुआ ने कहा। उनकी बात सुनकर दीपा ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी और राहुल को मेरे जंगल से कोई भी नहीं बचा सकता। ये कहते हुए उन दोनों के होठों पर ही शैतानी मुस्कुराहट थी। नीचे गणेश पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी थी, हर कोई उसे हाल में मौजूद था। दूसरी तरफ रामबाग पैलेस के दरवाजे की ठीक सामने अवनी के कराकर रुकी। अवनी में एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की, वह खुद को तैयार कर रही थी। वही काजू साइड में बैठी यह सब कुछ अपनी आंखों को टुकुर टुकुर करते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसकी मां कर क्या रही है। क्या हुआ मामा, आप ठीक तो है ना? काजू ने अग्नि के लिए परेशान होते हुए कहा। काजू की बात सुनकर अवनी की होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने काजू की तरफ देखा। फ्रेंड्स सपोर्ट माय न्यू नॉवल माफ। रामबाग पैलेस के दरवाजे के ठीक सामने अवनी की कार आकर रुकी। अवनी ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। वह खुद को तैयार कर रही थी सबक को फेस करने के लिए। वही काजू साइड में बैठी ये सब कुछ अपनी आंखों को टुकुर टुकुर करते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसकी मां कर क्या रही है। क्या हुआ मम्मा, आप ठीक तो है ना? काजू ने अवनी के लिए परेशान होते हुए कहा। काजू की बात सुनकर अवनी की होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने काजू की तरफ देखा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चा, अभी हम लोग इस होटल के अंदर जाएंगे, यहाँ तुम्हारी बुआ की शादी हो रही है, अवनी ने काजू से कहा। अवनी की बात सुनकर काजू ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या मेरी बुआ? हाँ बच्चा, आज हम आपकी फैमिली से मिलेंगे, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अवनी की बात सुनकर ही काजू के चेहरे पर खुशी साफ देखे जा सकती थी। काजू अपने परिवार से मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। काजू ने अपने हाथों से तालियां बजाते हुए कहा, सच में मम्मा, हम फैमिली के पास जा रहे हैं, मतलब मेरी भी एक फैमिली है। काजू की बात सुनकर एक पल के लिए अवनी को बुरा लगा। अवनी ने काजू की तरफ देखा और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसके माथे पर किस करके कहा, हाँ बच्चा, आपकी बहुत बड़ी फैमिली है, जहाँ सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखना अंदर जैसे ही सबको आपके बारे में पता चलेगा, कैसे वह सब लोग आपको गोद में उठाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। पर काजू तो बिग गर्ल है, मैं सब संभाल लूंगी मम्मा, पर आप अभी मुझे अपनी फैमिली से मिलाने ले चलो। चलो हम जल्दी चलते हैं, काजल एक्साइटेड होकर कहा।
काजू के चेहरे की खुशी देखकर अवनी की होठों पर भी सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। उसे तो लगा था ये सब कुछ बहुत मुश्किल होने वाला है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अवनी कार से बाहर आई। वहीं दूसरी तरफ का दरवाजा काजू ने अपने आप ही खोला और वह भी कार से बाहर आई। आसपास मौजूद लोगों की नजर जब अवनी और काजू पर गई, तो सभी लोग उन दोनों को ही देखने लगे। अवनी ने आगे जाकर काजू का हाथ अपने हाथों में लिया। अवनी ने कार से बाहर आते ही होटल की तरफ देखा, जहां बाहर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स ने उस पूरे होटल को घेर रखा था। उन सभी के हाथ में गन थी। वहां की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी। होती भी क्यों ना, आखिर दुनिया को चलाने वाले लोग यहाँ जो मौजूद थे। वहां मौजूद इतनी सारी गन को देखकर काजू ने खुशी से हर तरफ अपनी चमकती हुई आंखों से देखकर कहा, मम्मा यहाँ तो कितनी सारी गन है, मुझे भी गन चलानी है। काजू की बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए काजू की तरफ देखकर कहा, नहीं बच्चा, अभी आप बहुत छोटे हो। ओके मम्मा, काजू ने अच्छे बच्चे की तरह कहा। अब अवनी काजू का हाथ पकड़े होटल के बड़े से दरवाजे के ठीक सामने खड़ी थी। अवनी ने गहरी सांस ली और अपने कदम काजू के साथ आगे बढ़ाती है कि तभी दरवाजे पर खड़े बॉडीगार्ड्स ने अवनी को रोक दिया। अवनी ने बॉडीगार्ड की तरफ देखा तो उस बॉडीगार्ड ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा, आप अंदर नहीं जा सकती। पर क्यों अंकल, देखो हम कितना तैयार होकर आए हैं, काजू ने उस बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहा। पर काजू की बात सुनकर भी उन बॉडीगार्ड्स के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदले। वो सब बंसल फैमिली के बॉडीगार्ड्स थे। अवनी ने बॉडीगार्ड की तरफ देखा तो बॉडीगार्ड ने अवनी से फिर कहा, आप जब तक इनविटेशन कार्ड यहाँ स्कैन नहीं करती लेती तब तक आप अंदर नहीं जा सकती। अवनी समझ रही थी ये सब सिक्योरिटी की वजह से है, पर अवनी के पास कोई इनविटेशन कार्ड था ही नहीं। शिवांगी ने इसीलिए अवनीश को इनविटेशन कार्ड नहीं दिया, क्योंकि फैमिली को इनविटेशन कार्ड नहीं दिए गए थे। और बजाज परिवार बंसल परिवार के इतनी क्लोज था कि उन्हें इनविटेशन कार्ड नहीं दिया गया था। उन्हें ऐसे ही शादी में आने की पूरी तरह से इजाजत थी। अवनी ने अपनी पर्स में से फोन निकाला और शिवांगी को कॉल किया, पर शिवांगी उसका कॉल पिक नहीं कर रही थी। ये देख अवनी ने सोचा शायद शिवांगी पूजा में बिजी होगी, इसीलिए उसने फिर बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहा, क्या आप बजाज फैमिली के बॉडीगार्ड हेड को बुला सकते हैं। अवनी की बात सुनकर वह सभी बॉडीगार्ड्स अवनी को देखने लगे, जो काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी। अवनी के चेहरे पर ना ही तो कोई सिकन थी और ना ही कोई नाराजगी। और आपको क्यों लगता है बजाज फैमिली के हेड आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आएंगे? आप जानती भी हैं वह कौन है? उस बॉडीगार्ड ने इस बार थोड़े गुस्से में कहा, क्योंकि अवनी ऐसे कैसे बजाज फैमिली के बॉडीगार्ड के हेड को बुलाने की डिमांड कर सकती थी। बजाज फैमिली के हेड बॉडीगार्ड की इज्जत काफी ज्यादा थी। पहले अपनी औकात देखनी चाहिए, फिर बात करनी चाहिए और उस हिसाब से ही किसी और जगह जाना चाहिए। एक आवाज सुनाई दी। जब अवनी ने उस तरफ देखा तो वहां पर एक लड़की खड़ी थी, जिसने येलो कलर का लहंगा पहन रखा था। अवनी उस लड़की को देखते ही पहचान गई। वह एक बड़े इंडस्ट्रीज की बेटी थी, जिसका नाम वैदेही मित्तल था, जो आए दिन मीडिया की सुर्खियों में बनी रहती है। वैदेही मित्तल अभी वहां आई थी। वैदेही ने अवनी और काजू की तरफ देखा। उन दोनों को देखकर एक पल के लिए वैदेही के भी दिमाग में आया, ये कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। सिर्फ तैयार होकर आने से ही हैसियत नहीं बदलती। ये कहते हुए वैदेही ने अपना इनविटेशन कार्ड बॉडीगार्ड को दिया। बॉडीगार्ड्स ने वह इनविटेशन कार्ड स्कैन किया। आंटी, हम खूबसूरत तो लग रही है, आप तो वह भी नहीं लग रही। मुझे तो आपको देखने से ही गुस्सा आ रहा है। आप मेरे सामने से हट जाइए, इतना सारा मेकअप में नहीं देख सकती। काजू नहीं इरिटेट होते हुए कहा, क्योंकि उसे वैदेही की शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वैदेही ने अपनी चेहरे पर सिर्फ मेकअप पोत रखा था। काजू की बात सुनकर वैदेही को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में काजू की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे भी मुझसे बदतमीजी करने की। नालायक लड़की, क्या तुम्हें यही सब सिखाया है तुम्हारी फैमिली ने? वैदेही ने गुस्से से कहा। वैदेही की बात सुनकर अवनी वैदेही की ठीक सामने अपनी गुस्से भरी आंखों के साथ खड़ी हो गई। हैसियत की बात आपने शुरू की थी मैडम, और जहां तक बात है फैमिली की, तो वहां तक पहुंचाने की आपकी हैसियत नहीं है। अवनी ने कड़क आवाज में कहा, तुम जानती भी हो तुम किसी से बात कर रही हो। वैदेही मित्तल हूं मैं, वैदेही ने कहा। वैदेही की बात सुनकर अवनी ने एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं एक बुद्धू, गिरी हुई और मेकअप की दुकान से बात कर रही हूँ, जिसे बच्चों से बात करने का तरीका तक नहीं पता। वैदेही ने अवनी को उंगली दिखाते हुए कहा, यू अपनी उंगली नीचे रखो, क्योंकि मैं उंगली दिखाने वाले के हाथ नहीं, उनकी बॉडी ही तोड़ देती हूँ। अवनी ने कहा और वैदेही की उंगली को नीचे कर दिया।
अवनी ने के ऐसे स्वैग को देखकर काजू ने मुस्कुराते हुए वैदेही की तरफ देखकर कहा, आंटी देखा टाइगर से पंगा लेने का नतीजा। होटल के बाहर रह तमाशा हो रहा था, इसीलिए पहले ही उनमें से एक बॉडीगार्ड ने बजाज फैमिली की बॉडीगार्ड के हेड को ये सब बताने का फैसला किया और उन्हें कॉल भी कर दिया था। बजाज परिवार के बॉडीगार्ड के हेड, जिसका नाम अर्जुन था, वह वहां आया। अर्जुन ने बजाज फैमिली के नाम का बैच अपनी यूनिफॉर्म पर लगा रखा था। अर्जुन वहां पर अपने कुछ और बॉडीगार्ड के साथ आया। यहाँ क्या चल रहा है? अर्जुन ने ऊंची और सख्त आवाज में कहा। अर्जुन ने अभी तक अवनी को नहीं देखा था, क्योंकि अवनी और काजू की पीठ अर्जुन की तरफ थी। अर्जुन को देखकर वैदेही ने कहा, यहाँ पर कुछ सड़क छाप लोग आ गए हैं, इन्हें बाहर फेंक दो। इतनी बड़ी शादी में भीख मांगने के लिए ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। ये कहते हुए वैदेही ने अवनी की तरफ देखा। इस बार अवनी ने वैदेही को कुछ भी जवाब नहीं दिया। अवनी ने एक बार अपनी गहरी नजरों से वैदेही की तरफ देखा, फिर अपने बालों को पीछे की तरफ फ्लिप करते हुए वह अर्जुन की तरफ मुड़ी। अर्जुन ने जैसे ही अवनी का चेहरा देखा, वह अपनी जगह पर हैरान खड़ा रह गया। अर्जुन के साथ आए बाकी बजाज फैमिली के बॉडीगार्ड्स भी अपनी जगह पर हैरानी में खड़े थे। बिल्कुल भी देर ना करते हुए अर्जुन ने तुरंत अवनी की तरफ पोजीशन में खड़े होकर उसे सैल्यूट किया और अपनी गर्दन झुका अर्जुन ने कहा, लेडी बॉस। अर्जुन के ऐसा करते ही उसके पीछे खड़े बाकी बॉडीगार्ड्स ने भी ऐसा ही किया। बंसल फैमिली के बॉडीगार्ड्स, जो वहां पर अब तक अवनी को रोक रहे थे, उन्होंने जब अर्जुन को ऐसा करते देखा और उसके मुंह से लेडी बॉस सुना तो उन्हें एक झटका लगा। उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह भी तुरंत अर्जुन की तरह अपनी गर्दन नीचे कर अवनी के सामने खड़े हो गए। वहां मौजूद सभी बॉडीगार्ड्स की गर्दन अवनी के सामने झुकी हुई थी, जैसे अवनी उनकी क्वीन हो। सभी बॉडीगार्ड का ऐसा रिएक्शन देखकर वैदेही अपनी जगह पर जम सी गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वही अवनी को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि अर्जुन को अभी तक वो याद है। बंसल फैमिली के बॉडीगार्ड ने कभी अवनी को नहीं देखा था, इसीलिए वह नहीं जानते थे अवनी मानिक की वाइफ है। पर बजाज परिवार का हर एक बॉडीगार्ड अवनी को काफी अच्छी तरीके से जानता था। अर्जुन बजाज मैंशन में ही रहा करता था और कभी कभी वह मानिक से मिलने के लिए घर आया करता था, इसीलिए वह अवनी को अच्छे से जानता था। तुम सब लोग ये क्या कर रहे हो? वैदेही ने हैरानी में कहा, पर वहां किसी को भी वैदेही की आवाज मानो सुनाई ही ना दे रही हो। बाहर से आवाजें आते देखकर बाहर गार्डन एरिया में जितनी भी गेस्ट थे, सभी का ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया। जो अब तक अपनी बातों में बिजी थे, उनका ध्यान अवनी और वैदेही के साथ खड़े उन बॉडीगार्ड्स पर गया, जो अवनी के सामने अपनी गर्दन झुकाए खड़े थे। बंसल परिवार और बजाज परिवार के बॉडीगार्ड्स की रिस्पेक्ट भी इस दुनिया में एक अलग ही लेवल की थी। वह बॉडीगार्ड्स अपने मालिक के अलावा किसी के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाया करते थे, चाहे उन्हें मौत ही क्यों न जाए। सभी गेस्ट भी ये देख हैरान रह गए। सबको जानने की बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी, आखिर अर्जुन के सामने खड़ा कौन है, क्योंकि किसी को भी उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मम्मा, ये लोग आपको सल्यूट क्यों कर रहे हैं? काजू ने अवनी की तरफ देखते हुए पूछा। काजू की बात अवनी ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, ये हमारा वेलकम कर रहे हैं। अर्जुन ठीक से खड़ा हुआ और उसने काफी तेज आवाज में सभी बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा, लेट्स वेलकम अ क्वीन विद द हेल्प ऑफ आवर वेपन। ये कहते हुए अर्जुन ने अपनी पॉकेट में से गन निकाली। अर्जुन के ऐसा करते ही बाकी बॉडीगार्ड्स ने भी अपने हाथों में मौजूद गन को लोड किया और सभी ने ऊपर आसमान की तरफ निशाना बनाकर एक साथ फायरिंग की। वो सब लगातार फायरिंग करते जा रहे थे। फायरिंग होते देखकर सभी गेस्ट ने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। वहां पर इतनी ज्यादा आवाज आ रही थी, कुछ लोगों को तो डर भी लग रहा था। वहां ऐसा कोई भी नहीं था जिसकी आंखें हैरानी से बाहर ना आए हो। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। कोई भी बाहर का आदमी होता तो उसको ऐसा ही लगता है कि बाहर कोई जंग छिड़ गई है। ये बजाज फैमिली का वेलकम करने का तरीका था। बजाज फैमिली के बॉडीगार्ड्स को ट्रेनिंग दी गई थी। जब भी उनका बॉस बहुत दिनों के बाद आए तो वह खुशी से इस तरह उनका वेलकम करे। वैदेही के मुंह को तो मानो सांप सूंघ गया हो। उसे अब लग रहा था शायद उसने किसी गलत इंसान से पंगा ले लिया था। वहां मौजूद सभी बॉडीगार्ड्स की आंखों में अब अवनी के लिए इज्जत साफ दिखाई दे सकती थी, मानो अवनी के लिए वह अभी जान दे देंगे। वही अंदर मौजूद सभी लोगों ने जब इस फायरिंग की आवाज सुनी तो हर कोई हैरान रह गया। बॉडीगार्ड्स ऐसे फायरिंग क्यों कर रही है? मेहर जी ने कहा। उनकी बात सुनकर पल्लवी जी ने कुछ सोचते हुए कहा, बॉडीगार्ड्स किसी का वेलकम में फायरिंग करते हैं, ऐसा कौन आया है? बजाज परिवार के साथ साथ बंसल परिवार और कुछ इंपॉर्टेंट क्लोज लोग जो होटल के अंदर थे वह बाहर की तरफ आने लगे। भूषण बजाज के होठों पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई।
वह भी अपनी व्हीलचेयर के सहारे बाहर की तरफ जा रहे थे। कैसे हो तुम? अवनी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा। अर्जुन ने फायरिंग रॉकी और वैसे ही बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैडम। कैसा लगा चैप्टर? कमेंट जरूर करें। दिल फायर 244 कम हियर लिटिल प्रिंसेस। बजाज परिवार के साथ साथ बंसल परिवार और कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो होटल के अंदर थे, वह बाहर की तरफ आने लगे। भूषण बजाज के होठों पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई। वह भी अपनी व्हीलचेयर के सहारे बाहर की तरफ जा रहे थे। कैसे हो तुम? अवनी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा। अर्जुन ने फायरिंग रॉकी और वैसे ही बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैडम। आयशा जो बहुत पहले ही वहां पर आ चुकी थी, पर अवनी काजू के पीछे खड़ी उनकी और वैदेही की बातें सुन रही थी। आयशा अच्छे से जानती थी, वैदेही जैसी छिपकली को सबक सिखाने के लिए अवनी को उसकी जरूरत नहीं है। अवनी को अर्जुन से बात करते देखा आयशा वैदेही के पास आई। जैसे ही वैदेही को एहसास हुआ कोई उसके पास खड़ा है, उसने तुरंत अपनी साइड में देखा जहां पर आयशा खड़ी थी। आयशा को देखकर वैदेही हैरान रह गई। आयशा नंदा को कौन नहीं जानता था। आयशा मैम, वैदेही ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। तुम उसकी औकात की बात कर रही थी, उसे निकालने के लिए कह रही थी, पर लगता है यहाँ किसी और की औकात दिखाई दे रही है और किसी और को निकालने की भी जरूरत है, आयशा ने कहा। आयशा की बात सुनकर वैदेही के चेहरे का रंग उड़ गया। आयशा ने अपनी गुस्से भरी नजरों से वैदेही को घूरा और फिर कहा, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इससे पहले तुम्हारे पास मुंह छुपाने की जगह तक ना बचे तुमने अभी क्या किया। इसके बारे में जब बजाज फैमिली को पता चलेगा, वह लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आयशा की बात सुनकर वैदेही कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था आयशा ने बजाज फैमिली का नाम क्यों लिया। आयशा कुछ कहती या वैदेही कुछ समझती। इससे पहले ही सबकी नजर हॉल के दरवाजे से गार्डन एरिया में आ रही बंसल और बजाज फैमिली पर गई। फैमिली के सभी मेंबर्स बाहर आ रहे थे, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान था। आखिर ऐसा भी क्या हुआ जो ऐसे फैमिली मेंबर्स बाहर आ रहे हैं। अवनी जो वहां काजू का हाथ पकड़ अर्जुन से बातें कर रही थी, उसकी नजर भी अपनी तरफ ही आ रहे बजाज फैमिली के मेंबर्स पर गई। अर्जुन और बाकी बॉडीगार्ड साइड में खड़े हो गए और उन्होंने अवनी और बाकी मेंबर्स को पूरी तरह से कवर कर लिया। अपर्णा जी, पल्लवी जी और मेहर जी के साथ बाहर आए। उनके ठीक पीछे ही हर्ष जी और भूषण बजाज भी आ रहे थे। बंसल फैमिली के मेंबर्स भी उनके साथ ही थे। जैसे सबने अवनी को देखा, सबके चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन साफ देखे जा सकते थे। अवनी वहां सबसे ज्यादा चमक रही थी। सूरज से आती धूप मानो अवनी की स्किन को और ग्लो कर रही थी। अवनी को देखते ही सभी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। तभी वहां पर युवान, राहुल, व्योम, शिवांगी और जय भी आ गए। अवनी को देखते ही उन सभी के होठों को मुस्कुराहट आ गई। वही युवान की तो आंखें ही अवनी को देखते हुए नम हो चुकी थी। उसने इतने सालों में अवनी को बहुत मिस किया था। उसका और अवनी का रिश्ता ज्यादा ही स्ट्रांग बन चुका था। भाभी, अवनी को देखते हुए युवान ने धीरे से कहा। अवनी आगे बढ़ भूषण बजाज के पास आए, जो सबसे आगे खड़े उससे ही देखे जा रहे थे। कुछ ज्यादा ही लंबा वक्त लिया तुमने हमसे मिलने के लिए, भूषण बजाज ने कहा। उनकी बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़ उनके पैर छुए। वही गार्डन में मौजूद सभी वीआईपी गेस्ट ये सब कुछ देख रहे थे। सबके दिमाग में यही चल रहा था, आखिर अवनी है कौन जो भूषण बजाज उसे इस तरह से अपने करीब आने दे रहे हैं और मुस्कुराते हुए उससे बातें कर रहे हैं। साथ में उसे देखने के लिए बंसल परिवार के साथ साथ पूरा बजाज परिवार भी वहां पर मौजूद था। कुछ लोग जो चैरिटी इवेंट में उसे वक्त आए थे, वह लोग तो अवनी को देखते ही पहचान गए, क्योंकि अवनी कोई ऐसी लड़की नहीं थी जिसे आसानी से भुलाया जा सके। मेहर जी और पल्लवी जी के होठों पर भी बड़ी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने तो अवनी के वापस आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। इतनी साल जो बीत गए थे। अपर्णा जी की आंखों में अवनी को देखकर आंसू आ गए। उन्हें ऐसा लग रहा था अवनी के साथ जो कुछ हुआ उसमें उनकी भी गलती है। उन्होंने मानिक को एक अच्छा सबक भी सिखाया था। अवनी बचपन से उनके दिल के बहुत करीब थी और अवनी के जाने के बाद जितना दुख उन्हें हुआ था उतना किसी को नहीं हुआ। उनकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी अवनी से बात करने की। मैंने कहा था ना भाभी जरूर आएगी मेरी शादी में, शिवांगी ने कहा। शिवांगी की बात सुनकर जय, व्योम और युवान ने शिवांगी की तरफ देखा, जो अपने होठों पर बड़ी सी मुस्कान लिए अवनी को ही देखे जा रही थी। क्या तुमने अवनी को बुलाया है? व्योम ने हैरानी में कहा। व्योम की बात सुनकर शिवांगी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। मैं कल ही भाभी के पास उनके घर उन्हें इनवाइट करने गई थी, शिवांगी ने कहा। युवान ने शिवांगी को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू शादी करने के लिए। युवान की बात सुनकर शिवांगी हंस दी। मम्मा यहाँ सबकी आंखों में आंसू क्यों है? ये सब लोग हमें देखकर सैड क्यों हो गए?
क्या इन्हें हम अच्छे नहीं लगे? काजू जब तक चुपचाप खड़ी थी, उसने अवनी के हाथ को खींचते हुए धीरे से अपनी प्यारी आवाज में पूछा। काजू की बात सुनकर अवनी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मम्मा, सबके कान वह शब्द सुनकर खड़े हो चुके थे। हर कोई अपनी आंखें बड़ी कर काजू को ही देखे जा रहा था। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर यह बच्ची अवनी को मम्मा क्यों बोल रही है? हर कोई उस प्यारी सी बच्ची को देखने लगा, जो आज बहुत क्यूट लग रही थी, बिल्कुल छोटी सी परी की तरह। अवनी किसी से कुछ कहती इससे पहले ही उसकी नजर मानिक पर गई, जो वहां धैर्य के साथ आया था। मानिक की नजर जैसे ही वहां खड़ी अवनी और काजू पर गई, उसकी आंखों में चमक और हैरानी दोनों दिखने लगी। वह उनकी तरफ आने लगा। अवनी और मानिक की आंखें मिली। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देखे जा रहे थे। जहां अवनी की आंखों में नाराजगी थी, तो वही मानिक की आंखों में माफी। अवनी, यह बच्ची? भूषण बजाज ने हैरानी में अवनी से सवाल किया। अवनी ने गहरी सांस ली और अपनी नजरें मानिक पर से हटाई। उसने अपने आप को संभालते हुए भूषण बजाज जी की तरफ देखा, जो कहा। अवनी ने अपने आप को संभालते हुए मुस्कुराते हुए भूषण बजाज की तरफ देखकर कहा, दादाजी, यह मानिक और मेरी बेटी वामिका बजाज है। जैसे ही सबने अवनी की बातें सुनी, सबको मानो 440 वोट का झटका लगा हो। हर कोई अवनी को अपनी आंखें बड़ी कर देखे जा रहा था। क्या सच में ये बच्ची मानिक और अवनी की बेटी थी? वही मानिक का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वह जो अवनी की तरफ अपने कदम बढ़ाए जा रहा था। अवनी की बात सुनकर वह अपनी जगह पर ही रुक गया। वह उस छोटी सी बच्ची को देखने लगा, जो अभी अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए चारों तरफ देख रही थी। क्या सच में यह उसकी बेटी थी? मानिक को मानो विश्वास नहीं हो रहा था, और यही हाल बाकी सबका भी था। भूषण बजाज में हैरानी में अवनी की तरफ देखा, तो अवनी में मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। सभी को अपनी तरफ इस तरह देखता पाकर काजू ने अपने हाथों की उंगलियों को अपने माथे पर रब किया, जिसे देखकर सबके होठों पर मुस्कान आ गई। ये सच में मानिक की ही बेटी थी, जिसमें अभी से ही मानिक की आदतें मौजूद थी। युवान शिवांगी व्योम की आंखें बाहर आने को तैयार थी। कम हियर लिटिल प्रिंसेस, भूषण बजाज ने मुस्कुराते हुए काजू से कहा। काजू ने भूषण बजाज को अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से देखा और फिर अपना चेहरा ऊपर तक अवनी की तरफ। अवनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई तो काजू भूषण बजाज के पास चली गई। भूषण बजाज ने प्यार से काजू के गालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, क्या आप जानती हैं मैं कौन हूँ? भूषण बजाज की बात सुनकर काजू में अपनी गर्दन धीरे से ना में हिलाते हुए कहा, मुझे कैसे पता होगा आप कौन है? फिर कुछ सोचते हुए काजू ने अपनी गर्दन हाँ में हिला, मुस्कुराते हुए कहा, शायद आप मेरी फैमिली मेंबर हो। मम्मा ने आज कहा था हम लोग अपनी फैमिली से मिलने वाले हैं। काजू की बात सुनकर भूषण बजाज के साथ वहां सकते होठों पर मुस्कान और आंखों में नमी आ गई। भूषण बजाज ने तुरंत काजू को अपने गले लगा दिया। काजू बजाज फैमिली की नई पीढ़ी थी, बजाज परिवार की उत्तराधिकारी। मानिक अपनी जगह पर जमा हुआ सब कुछ देखे जा रहा था। अवनी ने अपनी तिरछी नजरों से मानिक की तरफ देखा। मानिक को हैरान देखकर अवनी ने अपने आप को शांत रखने की पूरी कोशिश की। अभी तो सब बस शुरू हुआ है। भूषण बजाज जैसे ही काजू में उनके चेहरे की तरफ देखते हुए बड़ी ही सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहा, आप बच्चे हैं क्या जो ऐसे रो रहे हैं? ऐसे सबके सामने रोना नहीं चाहिए, वह कमजोर लोग रोते। काजू की बात सुन भूषण बजाज ने कहा, ये खुशी के आंसू है। मतलब मुझे देखकर आपको खुशी हुई? काजू ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। काजू की बात सुनकर भूषण बजाज ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, आप इतने प्यारे हो कि सबको आपको देखकर खुशी ही होगी और प्रिंसेस। काजू को भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और दादाजी, काजू ने कहा और आगे बढ़ भूषण बजाज को फिर से अपने गले लगा लिया। भूषण बजाज के होठ गुलाब की पंखुड़ी की तरह खिल गए। उनके चेहरे में आज इतनी चमक दिखाई दे रही थी जैसे वह 20 साल और जवान हो गए हो। वहां मौजूद गेस्ट की यह सब कुछ देखकर हैरान थे। उन्हें कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, क्योंकि वह अभी उनसे दूर थे, पर वहां सबके एक्सप्रेशन देखकर वह इतना तो समझ गए थे, कुछ सीरियस चल रहा है। ये काजू कौन है? भूषण बजाज ने कहा। भूषण बजाज की बात सुनकर काजू ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, आपको इतना भी नहीं पता, मुझे प्यार से सब काजू बुलाते हैं। आपको तो स्कूल जाना चाहिए, आप इतनी छोटी छोटी बातें नहीं समझ पा रहे हैं। काजू की बात सुनकर सबके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वह बहुत क्यूट थी। उसका बिहेवियर बिल्कुल भी मानिक पर नहीं गया था। वह बिल्कुल अवनी की तरह चहचहाती हुई चंचल की बच्ची थी, जो बजाज फैमिली के हेड को डांटने जितनी हिम्मत रखती थी। तभी काजू की नजर मानिक पर गई, जो वहां उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा था। मानिक तो देखते ही काजू की आंखें सितारों की तरह जगमगने लगी। पापा, काजू के मुंह से निकला। काजू के मुंह से आज पापा सुन, पता नहीं क्यों मानिक तो ऐसा लग रहा था
जैसे वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हो। मानिक वैसे भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, पर वह पैसा पावर उसके लिए आज जैसे कोई मायने ही ना रही हो। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अब मानिक को समझ आ रहा था क्यों काजू को पहली बार देखते ही उसे वह अजीब सा एहसास अपनापन महसूस हो रहा था। सबकी नजर मानिक पर चली गई। काजू भूषण बाजार से दूर हुई और अपने छोटे छोटे पैरों से भागते हुए मानिक के पास जाने लगी। उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। अवनी ने भी काजू की तरफ देखा। तभी आयशा में पीछे से आकर अवनी कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए उसकी तरह देखा। अवनी भी आयशा की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। काजू मानिक के पास आए। काजू मानिक से इतनी छोटी थी कि काजू को देखने के लिए मानिक को अपना पूरा सिर नीचे झुकाना पड़ रहा था। Join my WhatsApp family guys, दिल स्माइलिंग कैट फेस https skeptical smiley face WhatsApp com channel 245 गणेश पूजा। सबकी नजर मानिक पर चली गई। काजू भूषण बाजार से दूर हुई और अपने छोटे छोटे पैरों से भागते हुए मानिक के पास जाने लगी। उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। अवनी ने भी काजू की तरफ देखा। तभी आयशा में पीछे से आकर अवनी कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए उसकी तरह देखा। अवनी भी आयशा की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। काजू मानिक के पास आए। काजू मानिक से इतनी छोटी थी कि काजू को देखने के लिए मानिक को अपना पूरा सिर नीचे झुकाना पड़ रहा था। पापा मुझे गोद में लो, मुझे आपका चेहरा ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। काजू ने मुंह बनाते हुए मानिक से कहा। काजू के बात सुनकर मानिक ने तुरंत आगे बढ़ काजू को अपनी गोद में उठा लिया। काजू मानिक की गोद में आ गई थी। उसने अपनी बाहों को मानिक के गले के चारों तरफ लपेट लिया और फिर अपनी खूबसूरत आंखों से मानिक को निहाने लगी। प्रिंसेस, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मानिक ने काजू से कंफ्यूजन में पूछा। मानिक की बात सुनकर काजू ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कितने ज्यादा हैंडसम है पापा। मानिक हल्की से मुस्कुराया। काजू की बात सुनकर अवनी ने अपनी गर्दन नामे हिला दी। काजू इस मामले में तुम्हारे ऊपर ही गई है। तुम्हें भी तो मानिक इतना ज्यादा हैंडसम लगता है। आयशा ने हंसते हुए कहा। आयशा की बात सुनकर अवनी ने मानिक की तरफ देखते हुए खोए हुए अंदाज में कहा, क्योंकि वह हैंडसम है, बहुत ज्यादा हैंडसम। मानिक से मिले एक दिन भी नहीं हुआ पर अभी से उसकी तारीफ है, आयशा ने कहा। आयशा की बात सुनकर अवनी तुरंत होश में आए और उसने अपनी गर्दन नामे हिला दी। तभी आयशा ने अपने पीछे देखा जहां पर कुछ पर पहले तक वैदेही खड़ी थी, पर अब वहां पर वैदेही का नामो निशान तक नहीं था। ये देखकर आयशा के होठों पर मुस्कान आ गई। वैदेही तो वहां से बहुत पहले ही जा चुकी थी। उसे डर था कहीं सच में उसके साथ कुछ बुराई हो जाए। सभी लोग काजू और मानिक की तरफ भी देख रहे थे। हमें भी अपनी पोती से मिलना है, अपर्णा जी ने कहा। उनकी बात सुनकर मानिक काजू को लेकर अपर्णा जी की तरफ बढ़ गया। अपर्णा जी के सामने आकर काजू कंफ्यूजन में उनकी तरफ देखने लगी। प्रिंसेस, यह आपकी परदादी है, मतलब आपके पापा की दादी, मानिक ने काजू को समझाते हुए कहा। मानिक की बात सुनकर काजू ने अपने गर्दन हाँ में हिलाए और फिर अब अपर्णा जी की तरफ देखकर अपने हाथ जोड़ कहा, नमस्ते दादी। काजू के इस तरह जोड़ने से अपर्णा जी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अवनी ने काजू को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। नमस्ते, अपर्णा जी ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़ काजू के माथे को चुन लिया। काजू एक एक कर सबसे मिली पर वह मानिक की गोद से बिल्कुल भी नहीं उतरी। गार्डन में मौजूद सभी गेस्ट भी ये देखकर हैरान थे। मानिक बजाज जो इतना ज्यादा रूड और एरोगेंट था, वह आज एक बच्ची को अपनी गोद में लिए ऐसे क्यों घूम रहा था। मानिक उस बच्ची के साथ मुस्कुरा भी रहा था, जो सबको और भी ज्यादा हैरान कर रहा था। हेलो क्यूटी, शिवांगी ने मुस्कुराते हुए काजू की तरफ देखकर कहा। शिवांगी की बात सुनकर काजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो शिवांगी बुआ। काजू को अपना नाम लेते देखकर शिवांगी ने हैरानी में कहा, तो मुझे कैसे जानती हो क्यूटी? काजू ने हंसते हुए कहा, मैंने आपके बारे में मम्मा से सुना था, उन्होंने ही मुझे बताया था आप मेरी हुआ है। काजू की बात सुनकर शिवांगी के होठों पर मुस्कान आ गई। भूषण बजाज ने चारों तरफ देखा, जहां सबकी नजरें उन सबकी तरफ ही थी। भूषण बजाज ने सबको वापस अंदर चलने के लिए कहा। सभी लोग एक एक करके वापस अंदर जाने लगे। भूषण बजाज ने अवनी की तरफ देखा, जो अभी भी वहां पर ही खड़ी थी, और फिर कहा, चलिए। अवनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और फिर भूषण बजाज के साथ अंदर जाने लगी। अवनी को अंदर जाता देखकर मानिक भी ठीक अवनी के साइड में जाकर उसके कदम से कदम मिलाते हुए अंदर जाने लगा। अवनी का ध्यान मानिक पर था ही नहीं, वह तो भूषण जी से बातें किए जा रही थी। अवनी, मानिक और काजू ने एक साथ उस हॉल के अंदर कदम रखा। हॉल में मौजूद सभी का ध्यान उन पर ही था। अवनी मानिक एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो दोनों साथ में ऐसे लगते हैं जैसे भगवान ने खुद उनकी जोड़ी बनाई हो। पल्लवी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मेहर जी ने कहा, मुझे नहीं लगता अवनी इतनी आसानी से मानिक को माफ करने वाली है।
मेहर शाह जी की बात सुनकर पल्लवी जी ने मुस्कुरा दी। उन्होंने मानिक की तरफ देखकर कहा, आप तो जानते हैं मानिक अवनी से कितना प्यार करता है और वह अवनी को किसी भी हालत में जाने नहीं देगा। उनकी बात सुनकर मेहर जी के होठों पर भी मुस्कान आ गई। आयशा, अवनी, काजू सब वहां पर आ चुके थे, पर नीति वहां पर नहीं आई थी। इसीलिए राहिल बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। राहिल अब उम्मीद ही हार चुका था। उसे यही लग रहा था नीति यहाँ पर नहीं आने वाली। दूसरी तरफ वीर की कार में कार ड्राइव करते हुए वीर ने एक नजर अपने पास बैठी नीति की तरफ देखा, जो किसी गहरी सोच में घूम थी। क्या सोच रही हो? यही कि राहिल का सामना कैसे करोगी? वीर ने नीति की तरफ देखते हुए कहा। वीर की बात सुनकर नीति ने गहरी सांस ली और फिर अपनी गर्दन में हिला दी। वीर ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ नीति, तुम राहिल से प्यार करती हो। मैंने कुछ सालों पहले भी तुम्हें राहिल के साथ देखा था। मुझे नहीं पता तुमने राहिल को क्यों छोड़ा, पर अगर राहिल सच में तुमसे प्यार करता है तो तुम्हें उसका हाथ थाम लेना चाहिए। हर कोई इतना लकी नहीं होता जो अपने प्यार के साथ रह पाए, वीर ने कहा। वीर की बात सुनकर नीति ने वीर की तरफ देखा। नीति को अपनी तरफ इस तरह देखता पाकर वीर ने हंसते हुए कहा, वीर रनावत फ्री में किसी को कुछ नहीं देता, पर तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ छोटी बहन समझकर। वीर की बात सुनकर नीति ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इतने अच्छे फिर भी दुनिया आपको इतना बुरा क्यों समझती है? क्योंकि मैं बुरा हूँ और अच्छा होना पाप है। अच्छे इंसान की दुनिया में कोई जगह नहीं है, कोई उन्हें जीने नहीं देता, वीर ने कहा। वीर की बात सुनकर नीति चुप हो गई। कहीं ना कहीं वीर की बात सच ही थी। दूसरी तरफ गणेश पूजा का वक्त हो गया था। शिवांगी और जय पंडित जी के सामने बैठे थे और पंडित जी ने पूजा स्टार्ट कर दी थी। मानिक की गोद में अभी भी काजू थी। मानिक ने अभी तक काजू को नीचे नहीं उतरा था। अवनी यह चीज कब से देख रही थी। वहां बाकी सब भी काजू को अपनी गोद में लेना चाहते थे, पर मानिक था जो काजू को छोड़ ही नहीं रहा था। तभी व्योम मानिक के पास आया। व्योम को मानिक की तरफ देखते हुए अपनी आंखें छोटी कर कहा, क्या तुम ही इस पूरे दिन अपनी गोद में रखोगे? मुझे भी हमारी प्रिंसेस से मिलना है, उसे गोद में लिए घूमना है। अगर बच्चों का इतना ही शौक है तो खुद कर लीजिए, मानिक ने कहा। मानिक की बात सुनकर व्योम मानिक को घूरने लगा, जिसे देख मानिक ने मुस्कुराते हुए काजू से कहा, बच्चा आप थोड़ी देर के लिए अपने अंकल के पास जाए, पापा को थोड़ा काम है, वह जल्दी आते हैं। काजू ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसने व्योम की तरफ देखा। वह भी हैंडसम था, इसीलिए काजू को उसके पास जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मानिक ने काजू को व्योम को दिया और फिर उसकी नजरें अवनी पर जा रुकी, जो साइड में खड़ी पूजा देख रही थी। मानिक सीधे अवनी के पास गया और उसकी हाथ पकड़ उसे अपने साथ लेकर चला गया। मानिक ने अवनी की कलाई पकड़ रखी थी। सबका ध्यान गणेश पूजा में था, इसीलिए बहुत कम लोगों की नजरें मानिक और अवनी पर पड़ी। आयशा ने ये देखकर गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं अब इन दोनों के बीच क्या होगा। दूसरी तरफ वीर और नीति जो अभी हॉल के अंदर आए थे। वीर ने मानिक को अवनी को ले जाते हुए देखा। ये देख वीर ने अपने मन में कहा, ये फिर से शुरू हो गया। वीर ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। वीर नीति के साथ हॉल के अंदर आ गया। नीति सीधे आयशा के पास चली गई। वह राहिल से बचने की कोशिश कर रही थी, वही राहिल जो अब तक नीति के इंतजार में था। उसकी नजर जैसे नीति पर गई, वह एक तक नीति को ही निहारने लगा। राहिल के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, उसके चेहरे से बेचैनी गायब हो चुकी थी। नीति भी राहिल की नजरें अपने ऊपर महसूस कर सकती थी। वही कोई और भी था जो अपनी गुस्से भरी नजरों से नीति को देखे जा रहा था। मानिक अवनी को लेकर अपने रूम में आया। डियर रीडर्स, माय हॉटकास्ट नोवा हबी के न्यू चैप्टर्स आ गए हैं और नॉवल का कंट्रैक्ट भी साइन हो गया है। टू ऐप वो भी बैन